मूवी नरेशन हिंदी प्रियंटिंग सैम्बी। कहानी की शुरुआत में हम एक बस को देखते हैं जो ऊंची पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते हुए देखते ही देखते पूरी बस चकनाचूर हो जाती है। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ हम देखते हैं कि एक गांव में 9 साल की बच्ची सैम्बी अपनी दादी बीराताई के साथ रहती है। सैम्बी के माता पिता की एक हादसे में मौत हो गई थी, इसलिए सैम्बी की पूरी जिम्मेदारी अब दादी पर ही होती है। दादी सैम्बी को बहुत प्यार करती है। चूँकि गांव में इनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं होता, इसलिए दादी पेड़ों से फल निकालकर उसे मार्केट में बेचती है। यही इनकी आमदनी होती है, इससे ही इनका पालन पोषण होता है। अपनी दादी से फल लेकर मार्केट जाना और उन्हें बेचने का काम सैम्बी का होता है। एक दिन गांव में कुछ पॉलिटिशियन आते हैं और दादी से अपना वोट उन्हें देने का बोलते हैं। इसके बदले में वो सैम्बी को डॉक्टर बनाने का वादा करते हैं। ये सुनकर सैम्बी बहुत खुश होती है, क्योंकि उसकी भी इच्छा थी कि वो बड़ी होकर डॉक्टर बने। इसलिए वो दादी से बोलती है कि दादी, हम इन्हें ही अपना वोट देंगे, ये मुझे डॉक्टर बनाएंगे। दादी यहाँ में अपना सर हिला देती है। एक दिन दादी सैम्बी को सिखाती है कि शहद कैसे निकालते हैं। वो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाती है और शहद निकालने की टेक्निक बताती है। जब शहद निकल जाता है, दादी सैम्बी से बोलती है, बेटा इस शहद को तुम मार्केट में बेचाओ और हाँ, तुम जंगल के रास्ते से जाना, इस रास्ते से तुम जल्दी पहुंच जाओगी। सैम्बी बोलती है, मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगी, जंगल में भेड़िए रहती हैं, मुझे भेड़ियों से डर लगता है। दादी बोलती है, तुम डरो मत, अगर तुम्हें कोई भेड़िया मिले तो बोलना कि मैं बीराताई की पोती हूँ, मुझे डराने की कोशिश मत करना। मेरा नाम सुनते ही वो वहाँ से भाग जाएंगे। दादी की बातों से सैम्बी को हिम्मत मिलती है और वो जंगल के रास्ते से मार्केट की तरफ रवाना हो जाती है। रास्ते में सैम्बी को कुछ हलचल महसूस होती है। वो सोचती है कि शायद यहाँ पर कोई भेड़िया होगा, इसलिए वो एक लकड़ी को उठाकर बोलती है कि ये भेड़िए यहाँ से चले जाओ, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं बीराताई की पोती हूँ। तभी कुछ लोग सैम्बी को अंदर खींच लेते हैं और उसका बलात्कार कर देते हैं। बेचारी सैम्बी को तो कुछ पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। सैम्बी को बहुत दर्द होता है, इसलिए वो चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो दरिंदे उसके मुंह पर हाथ रख लेते हैं। कुछ देर बाद वे लोग यहाँ से चले जाते हैं और उसे चढ़ाते हैं कि सैम्बी दर्द के कारण कैसे चिल्ला रही थी। शाम को कुछ बच्चे सैम्बी को इस हालत में देख लेते हैं। वो सीधे दादी के पास पहुंच जाते हैं। वे बोलते हैं कि दादी, सैम्बी को भेड़िए ने काट लिया है, वो जंगल में बेहोश पड़ी है। ये सुनकर दादी जंगल की तरफ दौड़ पड़ती है और खून से लथपथ सैम्बी को अपनी गोद में उठाकर सीधे हॉस्पिटल ले जाती है। वो डॉक्टर से बोलती है कि डॉक्टर देखिए ना, मेरी पोती को भेड़िए ने काटा है। डॉक्टर जल्दी से सैम्बी का चेकअप करती है और दादी को बोलती है कि आपकी पोती को किसी भेड़िए ने नहीं काटा, बल्कि 3-4 लोगों ने मिलकर बलात्कार किया है। ये सुनकर दादी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। डॉक्टर इस केस की पुलिस में कंप्लेन कर देती है। मीरा नाम की ऑफिसर मणि नाम के ऑफिसर को कॉल करती है ताकि वो इस केस को हैंडल कर सके। चूँकि ऐसे केस में एक लेडी ऑफिसर ही केस को हैंडल करती है, लेकिन लेडी ऑफिसर प्रेग्नेंट होती है और बाकी ऑफिसर चुनाव के कार्यों में व्यस्त होती है, इसलिए ये केस मणि को दिया जाता है। मणि सीधे दादी के घर पहुंचता है। वो दादी से बोलता है कि सैम्बी जैसी मेरी भी एक बेटी है। बहुत से लोग इस डर से कंप्लेन नहीं करते कि उनकी इज्जत न चली जाए, लेकिन आपने पुलिस कंप्लेन करके बहुत अच्छा किया है। जिसने भी सैम्बी के साथ ऐसा घिनौना काम किया है, मैं उन लोगों को सजा दिलवाऊंगा। आप चिंता मत करना, मुझे जैसे ही उन लोगों के बारे में पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद मणि एविडेंस इकट्ठा करने के लिए उस जगह पर जाता है जहाँ पर सैम्बी के साथ हादसा हुआ था। वहाँ जंगल में कैमरा भी लगा था, जो कि जानवरों पर नजर रखने के लिए लगाया गया था। मणि उसकी भी फुटेज कलेक्ट कर लेता है। इधर दादी हॉस्पिटल में सैम्बी के पास जाती है। अब सैम्बी को होश आ जाता है। होश में आते ही वो अपनी दादी को पुकारती है। वो दादी से बोलती है कि दादी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दादी आंखों में आंसू लिए सैम्बी को गले से लगा लेती है। अब दादी हर रोज केस की अपडेट लेने के लिए मणि के पास जाने लगती है। मणि बोलता है, माताजी, आपको इस तरह नहीं घूमना चाहिए, आपको सैम्बी के पास रहना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। मुझे जैसे ही उन लोगों का पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। इधर दादी के घर मीडिया वाले आ जाते हैं और सैम्बी का सपोर्ट करते हैं। कुछ नेता लोग सैम्बी के साथ हुई घटना को मुद्दा बनाकर वोट मांगते हैं। एक अपोजिशन नेता बिंदा अपने भाषण में बोलता है कि अगर आप मुझे वोट देंगे तो मैं सैम्बी के गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। इधर मणि को पता चलता है कि सैम्बी के साथ बलात्कार करने वाले लोग और कोई नहीं बल्कि बिंदा का बेटा नदीम और उसके दोस्त होते हैं। इधर मणि नदीम को कॉल करके बोलता है
कि तुमने जो सैम्बी के साथ किया है वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है, इसलिए मुझे किसी बड़े से बात कराओ। नदीम मणि की बात अपने पिता के लॉयर राजमूर्ति से कराता है। मणि बोलता है, अगर तुम नदीम की जान बचाना चाहते हो तो मुझे 5 करोड़ रुपए अभी और 5 करोड़ रुपए बाद में देना होगा। इसके बदले में मैं इस केस को रफा दफा कर दूंगा। राजमूर्ति बोलता है कि तुम इस केस को रफा दफा करोगे कैसे? मणि बोलता है कि मैं बुढ़िया को कुछ पैसे देकर एक पेपर पर साइन करवा लूंगा। अगर वो मानी तो ठीक है, नहीं तो मैं उसे मार दूंगा और केस बंद कर दूंगा। राजमूर्ति इस डील के लिए मान जाता है। इधर रात को अचानक दर्द के कारण सैम्बी की नींद खुल जाती है। वो दादी से बोलती है कि दादी, उन भैया लोगों ने मेरे साथ झगड़ा क्यों किया? सैम्बी की इस बात का दादी के पास कोई जवाब नहीं होता। वो सैम्बी को गले से लगाकर रोने लगती है। अगले दिन मणि दादी के पास जाता है और दादी से बोलता है कि माँ जी, मुझे जंगल में उन लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। आप कब तक कोर्ट के चक्कर लगाती रहेंगी? सैम्बी की तरफ भी तो देखो, वो डॉक्टर बनना चाहती है, उसे डॉक्टर बनाओ। मेरे पास कुछ पैसे हैं माँ जी, तुम इन पैसों को रख लो, इस पेपर पर साइन कर दो और इन पैसों को लेकर तुम यहाँ से चली जाओ। माँ की मैं सब देख लूंगा। मणि की बात सुनकर दादी समझ जाती है। वो मणि से बोलती है कि इसका मतलब तुम उन लोगों को जानते हो? मणि बोलता है, हाँ माँ जी, मैं उन लोगों को जानता हूँ। वे बड़े घर के लोग हैं, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर हमने कुछ करने की कोशिश की तो मेरी नौकरी चली जाएगी। हो सकता है वो तुम्हें जान से मार दें। तुम्हारे जाने के बाद सैम्बी का क्या होगा, उसके बारे में भी तो सोचो। दादी बोलती है, अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो यहाँ से जा सकते हो, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। मैं तुमसे भी बड़ी ऑफिसर के पास जाऊंगी। दादी की बात सुनकर मणि के बर्ताव में बदलाव आ जाता है। वो दादी से ऊंची आवाज में बात करता है और सैम्बी के गले को दबाकर दादी को जबरदस्ती साइन करने का बोलता है। दादी सैम्बी की जान बचाने के लिए मणि पर हमला कर देती है और दोनों में हाथापाई होने लगती है। दादी मणि पर एक पत्थर से हमला करती है और अपने घर से कुछ पैसे लेकर सैम्बी को पीठ पर बिठाकर यहाँ से भाग जाती है। कुछ देर बाद दादी के घर मीरा और कुछ पुलिस के लोग आते हैं। मीरा मणि को हॉस्पिटल भेज देती है। तभी उसे दादी के घर दादी के परिवार की तस्वीर मिल जाती है। मीरा उस तस्वीर को हर पुलिस स्टेशन भेज देती है ताकि दादी को गिरफ्तार किया जा सके। इधर दादी भागते भागते एक सुनसान सड़क पर आ जाती है। उसे आसपास कुछ नहीं दिखता। तब वो आसमान की तरफ देखकर भगवान से मदद मांगती है। तभी यहाँ पर एक बस आती है। दादी सैम्बी को लेकर जल्दी से बस के अंदर चली जाती है। पूरी बस में बस कंडक्टर और ड्राइवर के अलावा कोई नहीं होता। इस कंडक्टर का नाम अम्बू होता है। दादी अम्बू से बोलती है कि ये बस जहाँ तक भी जाएगी मुझे वहाँ तक की टिकट दे दो। इधर न्यूज में खबर दिखाई जाती है कि एक बूढ़ी औरत ने पुलिस पर हमला किया और घर से भाग गई। इस न्यूज को बिंदा का लॉयर राजमूर्ति भी देख लेता है। इधर बस एक बस स्टैंड पर रुकती है। सैम्बी को प्यास लगती है। वो दादी से बोलती है कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। दादी सैम्बी को बस में छोड़कर उसके लिए पानी लेने चली जाती है। तभी वो देखती है कि कुछ पुलिस वाले हर बस की तलाश कर रहे हैं। दरअसल पुलिस यहाँ पर सैम्बी और उसकी दादी की तलाश कर रहे हैं। दादी अपना मुंह छिपा लेती है। वो जल्दी से पानी लेकर बस में चढ़ने लगती है। तभी बस के अंदर से एक पुलिस वाला आता है। वो दादी को देख लेता है और दादी से बोलता है, यहाँ पर बहुत खतरा है, जल्दी से अपना मुंह छिपाकर बस में बैठ जाओ। दरअसल ये पुलिस वाला मणि के साथ ही काम करता है। इसे पहले से ही पता था कि मणि ने इस केस को क्लोज करने के लिए रिश्वत ली है, इसलिए वो दादी को बचाना चाहता है ताकि वो सैम्बी के लिए लड़ सके। इसके बाद दादी बस के अंदर चली जाती है और सैम्बी को पानी पिलाती है। वहीं बस स्टैंड पर कुछ स्टूडेंट सैम्बी को सपोर्ट करने के लिए एक नाटक करते हैं। इसके बाद बस अपने सफर के लिए निकल जाती है। बस जब अपने सफर में होती है तब एक ग्रीन शर्ट वाला इंसान बोलता है कि बस स्टैंड पर इतना शोर शराबा देखकर मेरे कानों में दर्द होने लगा। पता नहीं ये लोग उस बच्ची के लिए क्यों लड़ रहे हैं। तभी एक लड़का बोलता है, दोस्तों मूवी में इस लड़के का नाम नहीं बताया है, हम कहानी को आसान बनाने के लिए इसे राज कहकर बुलाएंगे। राज बोलता है, अगर कोई ठेले पर सब्जी वाला सब्जी लेकर आता है तो वो सब्जी बेचने के लिए आवाज देता है, तभी तो उसकी सब्जी बिकेंगी। इसी तरह जब तक हम सैम्बी के साथ गलत करने वाले लोगों के खिलाफ बोलेंगे नहीं तो उसे न्याय कैसे मिलेगा। इन लोगों में हो रही बहस से बस के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी बस के ड्राइवर के लिए एक बूढ़ी औरत खाना लेकर आती है। ड्राइवर बोलता है, आज तुम खाना लाने में लेट क्यों हो गई। वो बूढ़ी औरत बोलती है कि बस स्टैंड पर कुछ स्टूडेंट सैम्बी को न्याय दिलवाने के लिए नाटक कर रहे हैं, मैं उन्हें खाना देने गई थी, वे बेचारे सुबह से भूखे थे। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर कुछ लोगों का दिल पसीज जाता है। तभी एक पॉलिटिशियन बोलता है कि बच्ची के साथ बलात्कार हुआ ही नहीं है।
दरअसल जब बच्ची शहद बेचने के लिए जा रही थी तब कुछ लोग बच्ची से शहद खरीदने के लिए आए, लेकिन बच्ची शहद के ज्यादा पैसे मांग रही थी और उन लोगों से बदतमीजी से बात कर रही थी। तब उन लोगों ने बच्ची के 2-4 चांटे जड़ दिए। इसी को ये लोग बलात्कार का नाम दे रहे हैं। राज बोलता है कि क्या तुमने ऐसा होते हुए देखा था? पॉलिटिशियन बोलता है कि मैंने नहीं देखा था, मुझे एक दुकानदार ने बताया था और उस दुकानदार को किसी और ने बताया था। तभी एक महिला उस पॉलिटिशियन की पत्नी के बारे में उल्टा सीधा बोलती है कि तुम्हारी बीवी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। पॉलिटिशियन बोलता है कि क्या तुमने मेरी पत्नी को किसी दूसरे इंसान के साथ देखा था? महिला बोलती है मैंने नहीं देखा था, मुझे उसी दुकानदार ने बताया जिसे तुमने बताया था और उसे किसी और ने बताया था। पॉलिटिशियन अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता है और सभी से सैम्बी के बारे में गलत बोलने के लिए माफी मांगता है। तभी राज दादी और सैम्बी को देख लेता है। उसे इन दोनों पर शक हो जाता है कि हो न हो यही सैम्बी और उसकी दादी है। तभी बस में एक पुलिस वाला चढ़ता है। वो अम्बू से बोलता है कि एक बूढ़ी औरत एक पुलिस वाले पर हमला करके भाग गई है, हम उसी की तलाश कर रहे हैं। अब वो पुलिस वाला मरने के कगार पर है। आगे चेक पोस्ट पर पुलिस वाले इनकी बस को चेक नहीं करते क्योंकि बस में पहले से ही एक पुलिस वाला मौजूद होता है। इधर राज सैम्बी से इशारों में दोस्ती करने की कोशिश करता है। तभी अम्बू बोलता है कि अगर हर क्षेत्र में ऐसी बूढ़ी औरतें हों जो इंसान को धूल चटा दें तो पुलिस वालों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस बात से एक कांस्टेबल भड़क जाता है जो पहले से ही बस में मौजूद था। वो बोलता है कि तुम लोग पुलिस वालों को कभी नहीं समझ पाओगे। तुम्हें पता है हम लोग कितनी स्ट्रगल करते हैं, हम लोग दिन रात एक करते हैं तब तुम लोगों को न्याय मिलता है। इस बात से कुछ लोग कांस्टेबल पर भड़क जाते हैं और अपनी अपनी कहानी सुनाने लगते हैं कि किस तरह पुलिस ने उन्हें झूठे केस में फंसाया था। वे लोग सैम्बी को भी सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं कि हमें लगता है वो पुलिस वाला उस बुढ़िया को पैसे देने आया होगा और केस को बंद करने का बोला होगा, लेकिन वो बुढ़िया मानी नहीं होगी। तब पुलिस वाले ने बुढ़िया पर हमला किया होगा। अपने बचाव में बुढ़िया ने पुलिस वाले पर हमला कर दिया और बेचारी को वहाँ से भागना पड़ा होगा। कांस्टेबल बोलता है कि तुम नहीं जानते गाँव के लोगों के बारे में, वे लोग गांजा उगाते हैं और सैम्बी के बारे में भी उल्टा सीधा बोलता है। इस बात से दादी को गुस्सा आ जाता है। वो खड़ी हो जाती है और बोलती है कि तुम लोग हम लोगों के बारे में क्या जानते हो? सैम्बी के माँ बाप दूसरों की जान बचाते बचाते मारे गए थे, तब से मैं ही सैम्बी को संभाल रही हूँ। सैम्बी के बलात्कार के बाद डॉक्टर ने बोला है कि सैम्बी कभी माँ नहीं बन सकती और वो सैम्बी के साथ हुई घटना के बारे में सभी को बताती है। वो आगे बोलती है कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। दादी की सभी बातों को एक लड़का रिकॉर्ड कर लेता है और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। उस वीडियो को देखकर कुछ पुलिस वाले बस में चढ़ जाते हैं और सैम्बी और दादी को ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी बस के कुछ लोग सैम्बी और दादी को बचाने के लिए आगे आ जाते हैं, लेकिन वे पुलिस वाले अलग अलग धाराएं बताकर सभी लोगों को गिरफ्तार करने की धमकी देते हैं। लेकिन राज समझ जाता है कि ये लोग असली पुलिस नहीं है बल्कि नकली है। वो ये बात सभी लोगों को बता देता है। इसके बाद सभी लोग मिलकर उन पुलिस वालों की पिटाई करते हैं और बस से बाहर फेंक देते हैं। इस बात से वो कांस्टेबल भड़क जाता है और बोलता है कि तुम लोग पुलिस वालों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये बात सुनकर बस में बैठे हुए लोग उसे भी बस के नीचे उतार देते हैं। इसके बाद अम्बू राज से बोलता है कि बेटा ये लोग सैम्बी को मारने क्यों आए थे? राज बोलता है कि कुछ साल पहले पूरी दुनिया के बच्चों के लिए एक नियम बना था जिसके अनुसार जिन लोगों ने बच्चों के साथ बलात्कार किया है उन्हें कोर्ट में साबित करना होगा कि वे लोग अपराधी नहीं हैं। अगर केस में बच्ची को पहले ही मार दिया जाता है तो केस बंद हो जाएगा, इसीलिए ये लोग बच्ची को मारने आए थे। इसीलिए मैंने सैम्बी के लिए पहले ही कोर्ट में रिपोर्ट डाल दी है। इधर जो कांस्टेबल बस से नीचे उतार दिया था वो बस में बैठे पॉलिटिशियन को कॉल करके बोलता है कि मैंने तुम्हारा नंबर पुलिस वालों को दे दिया है, वो तुम्हारे नंबर को ट्रैक करके बस तक पहुंच जाएंगे और वे लोग बुढ़िया को गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन पॉलिटिशियन बच्ची के साथ होता है, इसलिए वो अपने फोन को बस से बाहर फेंक देता है। इसके बाद राज कोर्ट के जज को वीडियो कॉल करता है और सैम्बी से बोलता है कि तुम्हारे साथ उन लोगों ने जो कुछ किया वो अंकल को बताओ। इसके बाद सैम्बी अपने साथ हुए हादसे के बारे में जज को बता देती है। जज बोलता है कि अगर हमें गुनहगारों के बारे में पता चल जाए तो मैं उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। इधर बिंदा अपने आदमियों को भेजकर मरी को मरवा देता है ताकि उसे मारने का आरोप दूसरी पार्टी पर लगा सके। इधर सैम्बी को बस के पास कुछ पार्टी के झंडे दिखाई देते हैं
उन झंडों में वही फोटो छपा था जो उस गाड़ी पर छपा था। सैम्बी ये बात राज को बता देती है। राज बोलता है कि अपराध करने वाले लोग इसी पार्टी के हैं, हमें टोल के कैमरों से गाड़ी का नंबर पता चल सकता है, इसके बाद हम उन अपराधियों को पकड़ सकते हैं। इसके बाद वो लड़का खड़ा होता है जिसने दादी की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। वो राज से बोलता है कि मेरे दोस्त ने कंप्यूटर कोर्स किया है, वो टोल पर जाकर उन फुटेज को कलेक्ट कर सकता है। राज जल्दी से उसे कॉल करता है और फुटेज को कलेक्ट करने का बोलता है। वो बंदा रिस्क लेकर टोल पर जाता है और फुटेज को कलेक्ट कर लेता है। वो बंदा राज को कॉल करके बोलता है कि मुझे 3 दिन की फुटेज नहीं मिली, उन्हें किसी ने डिलीट कर दिया है। राज सोचता है पार्टी के किसी मामूली आदमी के लिए मणि फुटेज डिलीट तो नहीं करवाएगा, इसीलिए वो सैम्बी को नदीम और उसके दोस्तों की फोटो दिखाता है कि क्या ये वही लोग हैं। उस फोटो को देखकर सैम्बी सहम जाती है, उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। राज समझ जाता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने सैम्बी के साथ बलात्कार किया है। वो उस फोटो को जज को भेज देता है। जज फोटो देखकर नदीम और उसके दोस्तों को गिरफ्तार करने का आदेश दे देता है। इधर नदीम अपने दोस्तों को बोलता है कि हमारा तो जेल में आना जाना लगा ही रहता है, हम एक दिन में बाहर आ जाएंगे। इधर इन लोगों की बस पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और बस के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बस के लोग उन्हें अंदर नहीं आने देते। तभी इन्हें आगे कॉलेज की बस जाती दिखती है। ये लोग अपनी बस को उस बस से अटैच कर लेते हैं और सभी लोग कॉलेज वाली बस में चढ़ जाते हैं। तभी पीछे वाले लोग बस पर कार से हमला कर देते हैं और बस को नीचे खाई में फेंक देते हैं। दोस्तों, ये वही सीन होता है जो कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। बस नीचे खाई में गिरकर चकनाचूर हो जाती है। उन लोगों को लगता है कि बस के सभी लोग मारे गए, लेकिन सभी लोग सेफ होते हैं क्योंकि वे लोग पहले ही दूसरी बस में चले गए थे। इधर बिंदा मीडिया के सामने आकर सैम्बी के लिए झूठा दुख जताता है और इसका सारा इल्जाम अपोजिशन पार्टी पर लगा देता है। तभी मीडिया के लोग बताते हैं कि सैम्बी को कुछ नहीं हुआ है, वो सेफ है। ये सुनकर बिंदा के पसीने छूट जाते हैं। इधर राज सैम्बी को लेकर कोर्ट पहुंच जाता है और कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो जाती है। कोर्ट में राजमूर्ति कुछ सबूत पेश करता है जिनके अनुसार जिस टाइम पर सैम्बी के साथ हादसा हुआ था उस टाइम पर ये तीनों यहाँ पर थे ही नहीं। राज जज को बताता है कि इन लोगों ने वो सारे सबूत मिटा दिए हैं जो इनके खिलाफ थे। इन्होंने 3 दिन का सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट कर दिया है। जज बोलता है कोर्ट में सबूत चाहिए, तभी हम सजा दे सकते हैं। तब राज के सामने कोई चारा नहीं बचता। वो सैम्बी और नदीम के बीच लगे पर्दे को हटा देता है। सैम्बी इन लोगों को देखकर बुरी तरह घबरा जाती है। उन्हें देखते ही सैम्बी को ऐसा लगता है मानो उसके साथ वो हादसा अभी भी हो रहा हो। तब जज अपना फैसला सुनाता है। वो बोलता है कि कोर्ट में इतने सारे मर्द मौजूद हैं। सैम्बी उन्हें देखकर बिल्कुल नहीं घबराई, लेकिन इन लोगों को देखते ही सैम्बी की आंखों में मैंने डर देखा। इसका मतलब इन लोगों ने ही सैम्बी के साथ घिनौना काम किया है। इसके बाद जज इन तीनों लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुना देता है। सजा को सुनकर सभी लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। दादी राज से बोलती है, बेटा तुमने सैम्बी को न्याय दिलवाया है, तुम्हारी फीस कितनी हुई मैं धीरे धीरे करके चुका दूंगी। राज इसके बदले में सैम्बी से एक प्यारी सी पप्पी लेता है और दादी से बोलता है, दादी मेरी बहन ने मुझे मेरी फीस दे दी है। इसके बाद राज यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सैम्बी दादी से बोलती है, दादी हमने भैया को नाम तो पूछा ही नहीं, हमें तो उनका नाम ही नहीं पता है। इसके बाद दादी और सैम्बी राज को पलट कर देखती हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नजर नहीं आता क्योंकि वो वहाँ से जा चुका था। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी पेशकश कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।